आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 28 अक्टूबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। सीरिया में उतरा अमेरिका का हथियारों से भरा जहाज, क्या फौज घटाने का ऐलान निकला झूठ? डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा अमेरिका ने ईरान की एटमी ताकत कर दी तबाह। सूडान के एल फाशर में आरएसएफ ने मचाया कत्लेआम, 2000 आम लोगों के कत्ल का इल्जाम। गजा में फिर जंग का खतरा, इसराइल बोला हमास है झूठा, सीज फायर डगमगाया। इसराइली आर्मी चीफ का ऐलान, जंग अभी खत्म नहीं हुई। और रूस ने किया बड़ा दावा, कहा जंग में उतरना चाह रहा है फ्रांस, यूरोप भुगतेगा नतीजा। ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन इनके अलावा भी हैं अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है, आपके साथ में आदिल खान आजाद, और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। सीरिया की जमीन पर अमेरिका का एक हथियार भरा जहाज फिर से उतरा है। क्या फौज घटाने का ऐलान धोखा था? आइए इसी एक जुमले के साए में ये खबर समझते हैं। ईरानी अखबारों के हवाले से खबर है कि सीरिया के हसाका में अमेरिका ने अपनी फौज घटाने और फौजी अड्डे बंद करने का जो दावा किया था वो झूठा साबित हो रहा है। आज खबर आई है 28 को कि कल दोपहर हथियारों से लदा हुआ एक अमेरिकी कार्गो प्लेन खराब अलजीर एयरबेस पर उतरा। खराब इसका नाम है। उसके साथ में एक अटैक हेलीकॉप्टर भी था। मेहर न्यूज़ एजेंसी ने लिखा कि ब्रिटेन बेस्ड सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक प्लेन में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, भारी हथियार, गोला बारूद और कुछ अमेरिकी फौजी भी शामिल थे। ये वही इलाका है जो रमीलान के करीब तेल से भरपूर जोन माना जाता है, जहां अमेरिका पहले से ही अपने ठिकाने मजबूत कर रहा है। वैसे भी जहां तेल है वहां अमेरिका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये पूरा इंतजाम आईएस से लड़ने के नाम पर बनाया जा रहा है, मगर असल मकसद है सीरिया के तेल वाले इलाकों पर कब्जा मजबूत करना, ये रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 अक्टूबर को भी अमेरिका का एक कार्गो प्लेन 2 हेलीकॉप्टरों के साथ इसी एयरबेस पर उतरा था, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम और भारी हथियार मौजूद थे। इस वक्त तक करीब 2000 अमेरिकी फौजी सीरिया में तैनात हैं। ज़्यादातर इसी नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में हैं, लेकिन सीरिया में फौजी घटाने के ऐलान के बावजूद अमेरिका ये सारा सामान वहां भेज रहा है और इसको लेकर तेल के आशिक बिग डैडी की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। सीरिया से दूसरी खबर यह है कि इस्राएली फौज ने एक बार सीरिया की सरजमी पर फिर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। इस बार निशाना बना कुनेत्रा का इलाका। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स यानी SOHR के मुताबिक इस्राएली फौज ने मंगल को जनूबी सीरिया के कुनेत्रा देहात में कई जगहों पर धावे बोले, और ये सब 1974 के सेपरेशन ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट की खुली धज्जियां उड़ाकर किया गया। रिपोर्ट कहती है कि इसराइल की एक टुकड़ी अलकुम गांव में दाखिल हुई, जहां सीरिया की 90वीं ब्रिगेड की आर्टिलरी कंपनी का बैरक मौजूद था। वहां उन्होंने तलाशी ली, दस्तावेज और हथियारों की जांच की और फिर अलसलाम हाईवे की तरफ पीछे हट गए। सीरिया की आर्मी है इस इलाके में या बस गन्ने खड़े हुए हैं? इसी ऑपरेशन के दौरान इसराइली फौज ने अलकुम से खान अनरबाह जाने वाली सड़क पर एक मोबाइल चौकी भी बना ली, जहां उन्होंने राहगीरों को रोका, तलाशी ली और सवाल जवाब किए। हालांकि अब तक किसी सीरियाई आम शहरी की गिरफ्तारी की खबर नहीं मिली है। ये धावा न सिर्फ सीरिया की खुदमुख्तारी यानी सॉवरेनिटी पर हमला माना जा रहा है, बल्कि गोलान हाइट्स के मोर्चे पर एक खतरनाक इशारा भी है कि इसराइल अब सरहदों की लकीर नहीं बल्कि अपनी शर्तों की लकीर खींच रहा है। दोस्तों, अहमद अलशरा की खामोशी से कभी कभी इशारा मिलता है कि जैसे सीरिया के कुछ इलाकों पर इसराइल की हुकूमत कायम हो चुकी है और इससे अलशरा उर्फ जोलानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये खबर हिजबुल्लाह के असर वाले अलमायदीन ने छापी है, जिनकी नज़रियाती दुश्मनी अलशरा से है। लेकिन सीरिया में ये सब वाक़यात हो रहे हैं, इनसे इनकार तो नहीं किया जा सकता, और ना ये इनकार किया जा सकता है कि अलशरा अब तक इसराइल के हमलों पर चुप है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर फिर से एक बार दावा किया है कि अमेरिका के हमले में ईरान का एटमी हथियार तबाह हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को जापान में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज वाशिंगटन पर खड़े होकर अपने फौजियों के सामने ऐलान किया कि हमने ईरान की एटमी कुव्वत तबाह कर दी। अगर हम वक्त पर वार नहीं करते, हमला न करते, तो ईरान 2 महीनों में एटमी हथियार बना लेता, लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा।
अमेरिकी फौजियों के नारों के बीच ट्रंप ने कहा कि अब अगर जंग होगी तो वो हम ही जीतेंगे, क्योंकि अब जंगें खत्म करने का वक्त आ गया है। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने सिर्फ 8 महीनों में 8 जंगें खत्म की हैं। कोसोवो और सर्बिया, कांगो और रवांडा, पाकिस्तान और इंडिया, इसराइल और ईरान के बीच। पाकिस्तान और इंडिया वाली जंग में हमेशा थोड़ा सा वो रहता है कि ये अमेरिका की वजह से ख़त्म नहीं हुई। खैर, उन्होंने इसे दुनिया में अमन की मुहिम बताया। दूसरी तरफ तेहरान से ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बागई ने कहा, अमेरिका का ख़तरा हमेशा से मौजूद रहा है। वो हमेशा कहता आया है कि सारे ऑप्शन टेबल पर मौजूद हैं, इसीलिए हमें अब हर हाल में होशियार रहना होगा। अपने बयान के बाद टोक्यो में डोनाल्ड ट्रंप नेवी के फौजियों के साथ नाचते झूमते नजर आए, मगर ईरान की सरहदों पर सन्नाटा नहीं, बेचैनी बढ़ गई है। ईरान को पता है कि अमेरिका अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप किस गाने पर डांस कर रहे हैं वो हम आपको नहीं सुना सकते, क्योंकि कॉपीराइट का मसला है। आप यूँ समझ लीजिए कि चोरा चोरी चने के खेत में ऐसे गाने पर वो किसी पर डांस कर रहे थे। सूडान में कत्लेआम हो रहा है, ये बड़ी खबर है। अल-फाशर शहर में आरएसएफ ने 2000 आम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये गजा से बड़ा कत्लेआम है, क्योंकि 2 दिन में हुआ। अफ्रीका के सूडान से दिल दहला देने वाली खबर है दोस्तों। पैरामिलिट्री मिलिशिया आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पर यह इल्ज़ाम है कि उसने अल-फाशर शहर पर कब्जा करने के बाद वहां पिछले 2 दिन में ही 2000 से ज़्यादा बेगुनाहों को कत्ल कर दिया। दारफुर जॉइंट प्रोटेक्शन फोर्स ने अपने बयान में ये कहा है कि 26 और 27 अक्टूबर को आरएसएफ ने अल-फाशर में भयानक जुर्म किए। 2000 से ज़्यादा बेगुनाह और निहत्थे लोगों, जिसमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, सबको बेरहमी से मार डाला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शहर वीकेंड पर आरएसएफ के कब्जे में गया था और तभी से वहां लाशों के ढेर और जलते घरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सूडानी फौज से जुड़े जराए कह रहे हैं कि ये इंसानियत के खिलाफ जंग है और हालात अब भी खौफनाक और बेकाबू हैं। अल-फाशर शहर पर सूडानी फौज का कब्जा था, जिससे आरएसएफ ने यह कब्जा छीन लिया है। सूडानी फौज ने यह कहा है कि हमने सिर्फ आम लोगों के खून ना बह जाए, इसके लिए इस शहर पर से अपना कब्जा छोड़कर आगे जाना मुनासिब समझा। खैर, ये भी अलग अलग तरीके से हार को कबूल करने की वजहें होती हैं। बढ़ते आगे। गजा में सुलह का नाम है, मगर हालात अब भी सुलग रहे हैं। हमास ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो झूठ गढ़कर फिर से जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा है, जबकि इसराइल के सियासी गलियारों में नेतन्याहू पर दबाव बढ़ गया है कि सीज फायर तोड़ो और हमास का सफाया करो। सीज फायर पर नई तानातनी की वजह हमास की तरफ से इसराइल को एक ऐसा ताबूत सौंपना है जिसमें एक ऐसे होस्टेज के रिमेन्स या हड्डियां पाई गईं जो पहले ही लौटाए जा चुके थे। अब ये होस्टेज की हड्डियां जो गई हैं, ये तीसरी बार दफनाया जाएगा। इसराइल ने इसे धोखा करार दिया है और अब कई इसराइली मिनिस्टर्स खुलेआम कह रहे हैं कि अब बात कीमत वसूलने की नहीं, हमास के सफाई की ज़रूरत है। हमने पिछला वीडियो भी इसी पर बनाया था और आपको 4 से 5 वजह बताई थी। आप जाकर उसे देख सकते हैं कि कैसे क्या सूरत हाल है जिसमें गजा के ऊपर हमले दोबारा शुरू हो सकते हैं, जंग वापस छिड़ सकती है। खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन बहाने बन रहे हैं और आसार भी। अब इसराइली फौज का ऐलान सुनिए, जंग खत्म नहीं हुई है, गजा पर कहर जारी रहेगा। यही पैगाम दिया है इसराइल के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़ामिर ने। यानी सीज फायर सिर्फ लफ्ज़ों का खेल है, असल में कत्लेआम जारी रहेगा। ज़ामिर ने अपनी फ़ौज के अफसरों से खिताब करते हुए कहा कि जब तक होस्टेजेस की लाशें गजा में हैं, हमारा मिशन अधूरा है, ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। यानी खुले लफ्ज़ों में इसराइली फ़ौज ने सीज फायर को ठेंगा दिखा दिया है। ज़ामिर के बयान ने साफ कर दिया है कि गजा में जो धुआं उठ रहा है वो सीज फायर नहीं, फाइनल राउंड का ऐलान है। हर गोली, हर मलबे के नीचे अब भी वही सवाल दफन है, क्या ये जंग इंसाफ के लिए है या इंसानियत के खिलाफ? उधर यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमैनिटेरियन मामलों के दफ्तर OCHA ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि अब तक 10 लाख गर्म खाने के पैकेट गजा के साउथ और सेंट्रल इलाकों में बांटे गए हैं। गजा पट्टी में करीब 170 कम्युनिटी किचन चल रहे हैं और राहत का सामान लेकर 300 ट्रक गजा पहुंचे हैं, मगर ये तादाद ज़रूरत के आधे से भी कम है।
रिपोर्ट कहती है कि सीज फायर नाफिज होने से लेकर अब तक करीब 4.25 लाख लोग नॉर्थ गजा की तरफ लौट चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ इस्राएली फौज ने गजा सिटी के मशरकी इलाकों में घरों को बमों से उड़ाना अब भी जारी रखा है। अल अरबी अल जदीद की रिपोर्ट के मुताबिक कई मोहल्ले मलबे में बदल दिए गए हैं। नेतन्याहू ने आज कोर्ट में ड्रामा किया और कहा कि सबको बाहर करो। तेल अवीव से खबर है, QNN के जरिए हम आपको बता रहे हैं, कुछ न्यूज़ नेटवर्क के जरिए, कि अपने मुकदमे की सुनवाई के दौरान नेतन्याहू ने आज जजों से कहा कि अदालत खाली कराई जाए, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन हैं जिन पर वो खुलेआम बात नहीं कर सकता। कुछ न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक नेतन्याहू ने यह गुजारिश अचानक और बिना वजह बताई की और अदालत में मौजूद रिपोर्टर्स और लोगों को बाहर निकालने की मांग की। हालांकि अदालत इस पर एकदम से फैसला नहीं ले पाई। अब लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में नेतन्याहू की ये नई चाल क्या वाकई सिक्योरिटी का मामला है या फिर अपनी सियासी मुश्किलों से भागने का बहाना है। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हमास हथियारों पर अपना मौक़िफ़ साफ करे। रमल्ला से बयान आया है। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मंगल को अल अरेबिया से बातचीत में कहा कि हमास को अब अपने हथियारों और गज़ा की हुकूमत पर अपना रुख साफ करना होगा। उन्होंने कहा कि जो मुल्क अपनी इज्जत का ख्याल रखता है वहाँ एक से ज़्यादा बंदूकें, एक से ज़्यादा कानून और एक से ज़्यादा हुकूमतें नहीं चलती। मुस्तफ़ा ने जोर देकर कहा कि गज़ा में हथियार, कानून और इंतज़ाम सिर्फ फ़लस्तीनी रियासत के हाथ में होने चाहिए, किसी तंजीम या ग्रुप के नहीं, मतलब हमास के नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि इसराइल खुद नहीं चाहता कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी दोबारा गज़ा की बागडोर संभाले। अब आपको बता दें कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हैं वो महमूद अब्बास वादली फ़लस्तीनी अथॉरिटी की वेस्ट बैंक की बस नाम वाली सरकार के वज़ीर आज़म हैं। ये चाहते हैं कि हमास जल्द से जल्द बताए वो हथियार डालेगा या नहीं। इसराइली हुक्काम ने मंगल को सुबह ये दावा किया कि कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक के नॉर्थ हिस्से में की गई एक कार्रवाई में 3 फ़लस्तीनियों को मार गिराया गया। इसराइली पुलिस के मुताबिक ये तीनों जैनिन के करीब एक गुफा से बाहर निकल रहे थे, तभी इसराइली फोर्सेस ने इन पर गोलियां चला दी। बयान में ये कहा गया कि ये लोग किसी हमले की फिराक में थे, मगर ना कोई सबूत पेश किया गया, न तफसील बताई गई। इस खबर से साफ है कि वेस्ट बैंक में भी IDF लगातार अपने एक्शन का दायरा बढ़ा रही है। अब रूस से एक खबर है। रूस ने एक बड़ा दावा किया है और ये दावा चौंकाता है कि फ्रांस जंग लड़ना चाह रहा है। रूस ने कहा कि फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों यूक्रेन में फौजी दखल का ख्वाब देख रहे हैं और उनके हुक्म पर 2000 फौजियों की एक टुकड़ी तैयार की जा रही है जो यूक्रेन की मदद के लिए तैनात की जा सकती है। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से जारी बयान में कहा गया कि फ्रांस अब सीधे मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है और मैक्रों पर्सनली यूक्रेन में मिलिट्री दखल के लिए बेचैन है, यानी रूस के खिलाफ लड़ने के लिए बेचैन है। मॉस्को ने ऐसे नाटो की जंग को रूस की सरहदों तक खींचने की कोशिश बताया है और वार्निंग दी है पुतिन ने या पुतिन की हुकूमत ने कि अगर फ्रांसीसी फौजी यूक्रेन की ज़मीन पर उतरे तो इसके नतीजे यूरोप के लिए ख़तरनाक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ थोड़ी गड़बड़ है, सुनने में दिक्कत हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, और इसी आवाज़ की वजह से वीडियोस कम आ रहे हैं, वरना कौन चाहता है आपके प्यार से महरूम रहना और अपना व्यूज़ का, सब्सक्राइबर का नुकसान करवाना। तो लेट होने की और वीडियो कम होने की वजह ये बार बार बता रहा हूँ ताकि जो सिर्फ एक वीडियो दिन में देखता हो वो भी जान ले। सलामत रहिए सर, खुश रहिए। सूडान में अमन के लिए दुआ कीजिए, गज़ा में अमन कायम रहने के लिए दुआ कीजिए।